हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर हिंदी मीडियम, यूनिट सेकेंड, पेपर सेकेंड। तो लास्ट क्लास में हमने जो कॉशी की मूल प्रमेय थी सम्मिश्र के लिए, वो हमने उसका स्टेटमेंट नोट कर लिया था। तो इस क्लास में हम उसको प्रूफ करेंगे, ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, फिर इसके एग्जाम्पल स्टार्ट कर देंगे। तो सम्मिश्र फलनों के लिए समाकल का मूल प्रमेय means fundamental theorem of integral calculus for complex function। तो जो इसका कथन था वो कथन क्या था कि एक से संबद्ध प्रांत G में f of z एक एकमानी विश्लेषिक फलन है। मतलब कोई भी विश्लेषिक फलन, उस स्टार्टिंग में हमने उसकी परिभाषा डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें क्या था कि कोई भी विश्लेषिक फलन तभी होगा जब वो क्या होगा, एक एकमानी फलन होगा। ठीक है, तो हमने इसका कथन लिखा था कि एक से संबद्ध प्रांत G में f of z एक एकमानी विश्लेषिक फलन है। यदि a, b belongs to G, तो जो हमारा इसका मान है वो क्या होगा, ये होगा। तो हमें इसका प्रूफ करना है, तो लिखेंगे इसकी उत्पत्ति में लिखो, माना f of z इक्वल टू z नॉट से z f t dt। मीन्स जब हमने कोई एक पॉइंट t लिया है, किसके मिड में, z नॉट, जो हमने कल के कर्व बनाया था, इसमें z नॉट पॉइंट को हमने z पर रीच किया। जब z नॉट पॉइंट z तक पहुंचेगा तो वो चाहे किसी भी पथ पर, किसी भी मार्ग को अप्लाई करे, किसी भी रास्ते से जाए, लेकिन उस रास्ते का, उस पथ का उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब वो अपने पथ से क्या होगा, स्वतंत्र होता है। जब हम z नॉट को z पर पहुंचाएंगे तो वो अपने पथ पर निर्भर नहीं करेगा, और अगर वो अपने पथ पर निर्भर नहीं करेगा तो वो किस पर निर्भर करेगा, उन बिंदुओं पर निर्भर करेगा जो बिंदुओं को हमें एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचाना है। मतलब हमारे पास दो लिमिट हो गई, एक हो गई इसकी निम्न सीमा और दूसरी हमारे पास हो गई इसकी ऊपरी सीमा। तो z नॉट से z और इनके मिड में मैंने एक बिंदु लिया है t। तो उस फंक्शन को अगर हम t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करें और उसकी लिमिट पुट कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, z में एक फंक्शन आ जाएगा। क्लियर, यहां तक हमने लिख लिया। लिखो आगे। अब देखो, कल की लास्ट प्रमेय से लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे तब अनिश्चित समाकल प्रमेय, अनिश्चित समाकल, इसे इक्वेशन 1 दे देना, समाकल प्रमेय से प्रमेय। अब कल हमने जब अनिश्चित समाकल प्रमेय के बारे में पढ़ा तो उसको हमने क्या नाम दिया था, फाई ऑफ जेड। तो जो अनिश्चित समाकल प्रमेय फाई ऑफ जेड तो कल की जो लास्ट प्रमेय हमने पढ़ी थी उसमें हमने क्या लिखा था कि जो फाई ऑफ जेड है वो क्या है, अनिश्चित समाकल है। किसका, स्मॉल f ऑफ जेड का। अब देखो यहां से अगर मैं इसका फाई ऑफ जेड का अनिश्चित समाकल का मतलब होता है कि उसमें कोई भी लिमिट नहीं लगी हुई, तभी वो क्या होगा, अनिश्चित समाकल होगा। और अनिश्चित समाकल क्या है, फाई ऑफ जेड है। मतलब ये किसके इक्वल होगा, f ऑफ जेड प्लस का k। क्योंकि अनिश्चित समाकल में हमेशा एक कांस्टेंट उपयोग में लिया जाता है, हम यूज में लेते हैं, जबकि जिनकी सीमा लगी हुई होती है वो कभी भी कांस्टेंट यूज नहीं किया जाता। ठीक है, तो मैंने क्या किया, अनिश्चित समाकल प्रमेय से एक फंक्शन फाई ऑफ जेड लिया जो इक्वल होगा इस f ऑफ जेड, क्योंकि इसकी जो वैल्यू है वो f ऑफ जेड के इक्वल है। और लिमिट में यहाँ पुट नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि मैं अनिश्चित समाकल की बात कर रही हूँ। जब अनिश्चित समाकल की हम बात कर रहे हैं, लिमिट नहीं है, तो f ऑफ dt की वैल्यू किसके इक्वल है, f ऑफ जेड के, f ऑफ जेड प्लस का
इसके साथ हम एक कांस्टेंट लगाएंगे। हमने इतने 10th 11th और अब तक सेकेंड ईयर में भी फर्स्ट ईयर में भी हमने इंटीग्रेशन किया। जब उसकी लिमिट नहीं होती तो हम एक कांस्टेंट c, c1, c2 हमारे तरफ से कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जहां k क्या है, अचर है, कांस्टेंट है। जहां k अचर है, तो ये हो गया हमारा अनिश्चित समाकल की परिभाषा से की प्रमेय से जो हमने कल इसमें स्टडी की थी। समीकरण नंबर 2, ये क्या हो जाएगी, समीकरण नंबर 2। तो हमसे इस क्वेश्चन में पूछा है कि फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a, मतलब जो आपको लिमिट यूज करनी है वो लिमिट क्या है, a और b है। क्या है, a और b है। तो लिखेंगे आगे, अतः समीकरण 2 से, अतः समीकरण 2 से, और समीकरण 2 से अगर मैं इस z को b में चेंज कर दूं तो फाई b का मान आ जाएगा, और अगर मैं इसे a में चेंज कर दूं तो मेरे पास फाई ऑफ a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पर मैंने z की वैल्यू पुट करी है b, क्यों, क्योंकि हमें जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसमें इसकी जो लिमिट है वो a से b है। फाई ऑफ b इक्वल टू एफ ऑफ जेड एफ ऑफ b प्लस का k, और अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं a तो इक्वेशन होगी फाई ऑफ a प्लस का k। क्लियर। अब हमें क्या प्रूफ करना है कि फाई ऑफ b माइनस का फाई ऑफ a, इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन हमें माइनस करनी है। इट मीन्स तो फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b प्लस का k माइनस का एफ ऑफ a प्लस माइनस का k। क्लियर। तो यहां से मेरे पास इक्वेशन आएगी फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस का एफ ऑफ a। क्लियर। तो यहां तक एक बार इसे नोट करो, उसके बाद हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। तो यहाँ पर हमें प्रमेय याद रखने की ज्यादा जरूरत है। क्या है कि अनिश्चित समाकल प्रमेय हमें कब यूज में लेनी है, और ये आपकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, अच्छे से कर लेना। ओके, तो थोड़ा बहुत याद रखना है कि किस थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कौन सी थ्योरम यूजफुल है, तो वो थ्योरम्स हमें पढ़ना ज्यादा जरूरी है इसके लिए। तो यहाँ हो गया फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इक्वल टू एफ ऑफ b माइनस एफ ऑफ a। तो नेक्स्ट अब हम करेंगे देखो आगे, अतः समीकरण 1 से लिखो आगे, अतः समीकरण 1 से अब जो समीकरण 1 है उसमें आप z की जगह b पुट करोगे तो आपके पास इक्वेशन आएगी ये, और अगर आप उसमें a पुट करोगे z की जगह तो आपके पास इक्वेशन होगी ये। कोई प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। क्यों? उस इक्वेशन को तो हमने वहीं छोड़ दिया,
ये जो फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए था ना, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। जो मैंने इक्वेशन फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए लिखी है, इसे इक्वेशन नंबर 3 दे देना। क्लियर? अब हमने क्या लिखा, दोबारा समीकरण 1 को हम यूज लेंगे। अब समीकरण 1 से अगर समीकरण में मैंने z की वैल्यू b पुट करी है तो जो z है वहां b हो जाएगा। अगर मैं z की वैल्यू a पुट करूंगी तो जहां z है उसकी जगह क्या पुट करेंगे, a। तो यहां से अगर मुझे क्या निकालना है, f ऑफ b माइनस f ऑफ a का मान। इसमें से इसे माइनस किया, इट मींस z नॉट b f ऑफ t dt माइनस का z नॉट से a f t dt। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहाँ हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को मैंने माइनस कर दिया। तो ये z नॉट से b तक जा रही है, ये z नॉट से a तक जा रही है। बनाओ कंटिन्यू। ठीक है, तो z नॉट से b और z नॉट से a। तो यहाँ पर अब देखो, आप लोगों ने समाकलन की प्रॉपर्टीज गुणधर्म पढ़े हुए हैं। अगर मैं इन लिमिट को चेंज करूंगी, क्या कर रहे हैं, अपर लिमिट को लोअर और लोअर लिमिट को अपर, तो क्या होगा, वो माइनस प्लस में चेंज आ जाएगा। तो देखो f ऑफ b माइनस का f ऑफ a इक्वल टू z नॉट से b f ऑफ t dt। और मैंने लिमिट चेंज करूंगी तो ये माइनस चेंज हो जाएगा प्लस में, और जो a है वो आ जाएगा नीचे और z नॉट रहेगा ऊपर। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ क्या हो गया, अब दूसरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम इसकी, वो क्या होती है वो देखो। f ऑफ b माइनस का f ऑफ a इक्वल टू z नॉट लोअर लिमिट है और z नॉट ही अपर लिमिट है, और जो अंदर फंक्शन है वो दोनों में क्या है, समान है। और इस कंडीशन में, इस शर्त में हम क्या करते हैं कि ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो हमारे पास टोटल आएगा वो आएगा a से b f ऑफ t dt। क्या हो जाएगा, f ऑफ b a से b f ऑफ t dt। अब ये t क्या है, z के अंदर का ही कोई बिंदु है, तो मैं क्या इसको इस तरह लिख सकती हूँ, ये हमने क्या किया, इसके इक्वल मान लिया। जो ये t है ना, इसको मैंने चेंज कर दिया z में। क्या किया है, t को मैंने z के इक्वल मान लिया। अब समीकरण 3 से, और समीकरण 3 से इसका मान किसके बराबर होता है, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a इक्वल टू a से b f ऑफ z टीचर। और यही हमें प्रूफ करना था। इसका मतलब हमारी प्रमेय यहाँ पर प्रूफ हो गई, इति सिद्ध। तो कुछ भी नहीं था, बस घुमा फिरा के उसी लाइन पर दोबारा आना था हमें। ओके, नोट करो इसे। फिर हम आगे की बात करेंगे। तो नोट करो इसे, फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए इक्वल टू ए से बी एफ ऑफ जेड डी जेड। सबसे इजी थ्योरम आपकी, बस आपको एक तो समाकलन के गुणधर्म याद होने चाहिए कि किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं।
अब देखो, जो आपकी एक थ्योरम बची हुई है उस थ्योरम को आप बुक में से ही कर लेना, उसमें कुछ भी नहीं है, एक दो लाइनें हैं वो आपको याद करनी है, ठीक है। वो 7.8.3 नंबर की है, क्योंकि उसे कराने का कोई भी फायदा नहीं है, वो आप लोग अपनी बुक से कर लेना। अब हम करते हैं इसके एग्जाम्पल्स की बात। तो याद रखना, इसके जो भी एग्जाम्पल होंगे उनमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन समाकलन करना है। नेक्स्ट लिखो पहला क्वेश्चन, मान याद कीजिए। मान याद कीजिए। 0 से 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर dz। 0 से 1 प्लस आयोटा जेड स्क्वायर dz। अब इसे हमें इसका जो ग्राफ है वो खुद बनाना है, ठीक है। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका चित्र बनाना, तो लिखेंगे इसमें, पहले लिख लो फिर मैं समझा दूंगी, ठीक है ना। सॉल्यूशन, माना कि f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर। स्पष्ट रूप से f ऑफ जेड के सभी मानों के लिए विश्लेषित फलन है। विश्लेषित फलन है। अतः बिंदुओं 0 तथा 1 प्लस आयोटा को मिलाने वाले किसी भी वक्र के अनुदिश समाकल का मान समान होगा। समाकल, क्योंकि ये तो हम पढ़ भी चुके थे, समाकल का मान समान होगा। हमें बिंदुओं (0, 0 तथा 1, 1) ये मैं बताऊंगी किस तरह से आए हैं, के मध्य समाकल का मान ज्ञात करना है, या f ऑफ z का समाकल ज्ञात करना है। सुविधा के लिए इन बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को हम इस प्रकार से बना सकते हैं कि
फर्स्ट पॉइंट। तो ये हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पहले इसको नोट करो और इसका डायग्राम बनाएंगे इसी के साथ। क्योंकि आपको एक बार अगर एक क्वेश्चन समझ आ गया तो इसके जो 12 एग्जाम्पल है वो सिमिलर है, कोई चेंज नहीं है ज्यादा। तो लिखो पहले इसे। देखो हमने क्या लिखा है, माना कि f ऑफ z इक्वल टू जेड स्क्वायर, और ये हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि हमें जिस पार्ट का समाकलन करना है वो कितना है हमारा जेड स्क्वायर, यही क्या होता है f ऑफ z। स्पष्ट रूप से f ऑफ z के सभी मानों के लिए विश्लेषित फलन है। जब हमने इसकी अभी थ्योरम देखी थी, फर्स्ट थ्योरम, तो वो क्या है कि जितने भी उसके अंदर पॉइंट्स हैं या उसके बाहर बिंदु हैं उन सभी पर क्या है वो विश्लेषित फलन है। तो अतः बिंदुओं 0 तथा 1 प्लस आयोटा के मिलाने वाले किसी भी वक्र के अनुदित समाकल का मान समान होगा। मतलब कि वो चाहे किसी भी पथ से जाए दूसरे बिंदु तक, उसका कभी भी समाकलन का मान उस पथ पर निर्भर नहीं करेगा। क्या है कि किसी भी बिंदु से हम उस बिंदु तक पहुंचे, किसी भी पथ से जाए, चाहे सीधा चाहे घूम के, कभी भी वो मान उसके पथ पर निर्भर नहीं करेगा। तो यही है कि उसके समाकल का मान भी क्या होगा, इसके समान होगा। तो हमें बिंदु, अब ये आप बोलोगे कि दो बिंदु हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, अब हमने कहाँ से ले लिए। तो ये देखो सबसे पहले यही समझना है। तो जो हमारा विश्लेषित फलन होता है सम्मिश्र संख्या, वो क्या होती है z इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई। तो इसको आप किस तरह से चेंज करोगे, x प्लस आयोटा y में चेंज करोगे, और इसे भी किसमें चेंज करोगे, x प्लस आयोटा y में चेंज करोगे, और दोनों को क्या करोगे, तुलना करेंगे दोनों की। तो देखो जब मैंने रियल पार्ट वास्तविक भाग की तुलना करी, तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरह लिख सकती हूँ 0 प्लस आयोटा 0। क्यों, अभी भी इसका मान कितना है, 0 है। तो जो इसका वास्तविक भाग है उसका मान क्या हो गया, 0, और जो आयोटा से मल्टीप्लाई है उसका मान भी क्या हो गया, 0। एक बिंदु आ गया तथा एक एक। अब देखो इसकी 1 प्लस आयोटा की जब हम x प्लस आयोटा y से तुलना करेंगे तो वास्तविक भाग की किससे होगी, वास्तविक भाग से, और काल्पनिक भाग की तुलना होगी काल्पनिक भाग से। मतलब जो x का मान है वो होगा 1, और आयोटा से यहाँ मल्टीप्लाई है 1, और यहाँ है y, तो मतलब y का मान भी क्या हो जाएगा, 1,1। आ गया समझ में कि हमें बिंदुओं 0,0 तथा 1,1 के मध्य f ऑफ z का समाकलन ज्ञात करना है। सुविधा के लिए हम इन बिंदुओं को मिलाने वाले वक्र को इस प्रकार से बना सकते हैं कि, दोबारा मैं समझा देती हूँ कि हमें जो नीचे और ऊपर लिमिट दी हुई है इसे हमें इस x प्लस आयोटा y से क्या करना है, तुलना करनी है।
मतलब वास्तविक भाग की वास्तविक भाग से और काल्पनिक भाग की काल्पनिक भाग से। क्लियर? तो देखो आगे, लिखेंगे आगे आप अब जो पॉइंट आए हैं उनसे ये ग्राफ मैंने कैसे बनाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। लिखेंगे पहले फर्स्ट पॉइंट, बिंदु 0,0 से 1,0 तक वास्तविक अक्ष का हिस्सा वास्तविक अक्ष का हिस्सा OA, इस रेखा पर OA लिख लो, मैं समझा दूंगी। इस रेखा पर z इक्वल टू x, dz इक्वल टू dx तथा x की सीमा 0 से 1 तक होगी, 0 से 1 तक होगी। सेकेंड पॉइंट लिखो। इसके बाद काल्पनिक अक्ष इसके बाद काल्पनिक अक्ष के समांतर बिंदु एक कॉमा 0 से बिंदु 1,1 तक एक रेखा AB, इस रेखा पर x बराबर 1 अतः z इक्वल टू 1 प्लस आयोटा y, dz इक्वल टू आयोटा dy एवं y की सीमा 0 से 1 तक होगी, 1 तक होगी। तो पहले इसको नोट करो, फिर मैं समझाऊंगी इसे। ठीक है, लिखो पहले इसको और चित्र डायग्राम में बनाओ अपना। देखो अब समझो इसे, और इसका जो मैथमेटिकल पार्ट है वो मैं कल करवाऊंगी, आज मैं इसको समझाऊंगी आपको। तो फर्स्ट पॉइंट हमें
हमें कुछ नहीं पता, हमें सिर्फ दिया है, क्वेश्चन से हमें पता लगा कि जो इसकी सीमा है वो 0 से 0 और 1 से 1 दी हुई है। अब इन दोनों बिंदुओं से हम क्या करेंगे, ये चित्र बनाएंगे ग्राफ में। एक x अक्ष ले लिया, एक y अक्ष ले लिया। x अक्ष में इस बिंदु पर जो वास्तविक अक्ष है वो कहाँ है, 0 से कहाँ तक है, 1 तक है। मतलब जो वास्तविक अक्ष है वो 0 से चला और कहाँ तक चला, 1 पर, और वास्तविक अक्ष कौन सा है, x अक्ष। तो 0 से 1, और इस x अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ये बिंदु आ गया समझ में। इसके बाद काल्पनिक अक्ष की बात करते हैं। काल्पनिक अक्ष पे भी कहां से चला, 0 से चला और कहां तक, 1 तक। तो काल्पनिक अक्ष कौन सा होता है, y अक्ष। y अक्ष पर वो कहां से चला, 0 से चला 1 तक। एक बिंदु हमारा दिया हुआ है 0,0, वो होता है हमारा मूल बिंदु, इसका केंद्र बिंदु। और दूसरा बिंदु हमें दिया है 1,1, जो कहाँ होगा, x और y अक्ष में होगा। मतलब 1,1, उसकी x अक्ष से दूरी भी 1 है और y अक्ष से दूरी भी 1 है। इसको हमने केंद्र बिंदु से और x अक्ष के बिंदु से मिलाया। ठीक है, अब हमने लिखा बिंदु 0,0 से, या इस बिंदु पर कितना होता है, 0,0। अब हम बात कर रहे हैं वास्तविक अक्ष की, मतलब x अक्ष की। तो 0,0 से 1,0 तक वास्तविक अक्ष का हिस्सा OA इस रेखा पर इस प्रकार है कि, अब ये चीज क्या है ये समझो। इस अक्ष पर, x अक्ष पर, वास्तविक अक्ष पर y का मान क्या होता है, 0। दूसरी भाषा में x अक्ष पर y का मान कितना होता है, 0। तो देखो हमें यही लाइन काम में लेनी है अब, z = x + i/y। अब इसका जो मान है y का मान वो क्या हो गया, 0। क्यों, क्योंकि हम वास्तविक अक्ष की बात कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ से, y का मान 0 करा, 0 × i/, 0, तो क्या बचा, z = x। और यहाँ से अगर dz का मान निकाले तो क्या आएगा, dx। और इसकी सीमा कहाँ से जा रहा है, 0 से जा रहा है 1 तक। ठीक है, क्लियर। दूसरा बिंदु, अब हम बात करेंगे काल्पनिक अक्ष के समांतर। अब देखो काल्पनिक अक्ष कौन सा होता है, जो y अक्ष पर होगा, और y अक्ष के समांतर ये रहा। ये क्या है, y अक्ष से दूरी आएगी, तो कहां से जाएगा, 1,0 से जाएगा कहां तक, 1,1 तक। मतलब इसमें जो जो वास्तविक अक्ष का मान है वो क्या है, समान है। दोनों तरफ क्या है, 1,1 है। और इसकी सीमा क्या हो जाएगी, 0 से जाएगा और कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। तो इसकी सीमा 0 से 1 हो गई। अब हम देखो AB, और किस रेखा के अनुदिश है, AB रेखा के अनुदिश है। ये हमने बात करी थी वास्तविक अक्ष की। अब हम बात करेंगे काल्पनिक अक्ष पे। काल्पनिक अक्ष पर x का मान क्या है, समान है, और कितना है, 1। तो x का मान रख दिया मैंने 1, और y का मान रहा y, क्योंकि y तो क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। कहां से, 0 से 1 में। तो ये परिवर्तित हो गया 0 से 1 में। तो यहाँ क्या लिखा, x की जगह 1 + i/y। जब हमने यहाँ से dz का मान निकाला तो 1 का क्या होता है, 0, i एज इट इज, और y का dy, और y की सीमा 0 से 1 तक होगी। क्लियर। तो मैंने आप लोगों को यहाँ पर करवा दिया है ये कंप्लीट। कल हम इसका मैथमेटिकल पार्ट सॉल्व करेंगे और इसको आगे समझेंगे। नोट नहीं किया हो तो नोट कर लो इसे।